गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका बायोलॉजी लेक्चर सीरीज में। आज हम अपने क्लास का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और इस लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप पिछला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उसके क्या ड्रास्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, और जो रिप्रोडक्शन का बाय प्रोडक्ट है विच इज वेरिएशन, उसके क्या क्या फायदे हैं। ओके, तो आज हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ने से पहले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। तो सबसे पहली बात, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक या एक से ज्यादा पेरेंट का होना जरूरी नहीं होता। ओनली सिंगल पेरेंट एक पूरे ऑफस्प्रिंग को बना सकता है, एक पूरे ऑफस्प्रिंग का प्रोक्रिएशन कर सकता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें एक फीमेल पार्टनर की और एक मेल पार्टनर की, मतलब दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। क्यों? ताकि एक से आएगा हमारा एग और एक से आएगा हमारा स्पर्म। ओके, सो इट रिक्वायर बाय पेरेंटल and it require only uniparental. Uniparental means एक ही पेरेंट और biparental means दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। फिर आता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमारे सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें होते हैं हमारे सोमैटिक सेल और एक होते हैं हमारे जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कौन से होते हैं? जर्म सेल्स होते हैं हमारे सेक्सुअली इन्वॉल्व सेल्स, जैसे कि जो हमारा एग है या स्पर्म है, दीज आर व्हाट? दीज आर जर्म सेल्स। बट अपार्ट फ्रॉम एग एंड स्पर्म जो भी हमारी बॉडी में सेल प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सोमैटिक सेल्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली एंड ओनली जर्म सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ओके, asexual reproduction requires the production of asexual spores. इसके अंदर asexual spores बनने की जरूरत होती है। और ये भी अभी हम देखेंगे कि काफी तरह के asexual reproduction होते हैं, जैसे हो गया हमारा fission, budding, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन। इन सब में स्पोर्स बनने की जरूरत नहीं होती, बट इसके अंदर जो सिंगल पेरेंट है वो ही पूरे ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। ओके, so I hope this is clear. And sexual reproduction involves in the formation and fusion of the gamete. तो sexual reproduction में क्या होगा? sexual reproduction में हमारा gamete बनेंगे और उनका fusion होगा। फिर होता है हमारा asexual reproduction में offsprings are genetically similar to the parent. It is the most important point. ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के, वो अपने पेरेंट की कॉपी होते हैं। बट ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू पेरेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि जब हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता है या डीएनए के कॉपी बनते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं बट एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते। ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी कि जब ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है, प्रोक्रिएशन होता है, तो उस टाइम में जीनोम का 95% जो है वो पेरेंट्स से सिमिलर होता है, बट देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 5%. Okay, so offspring are genetically not similar with the parent. Asexual reproduction is faster, but sexual reproduction जो होता है वो स्लोअर होता है। और यही रीजन होता है कि मोस्ट ऑफ द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना पसंद करते हैं, बिकॉज इट रिक्वायर अ लॉट लेस एनर्जी एंड it is faster, but sexual reproduction require a lot more energy and it is slower. So
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी की भी ज्यादा जरूरत होती है और प्रोसेस भी काफी स्लो होता है, इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है दे चूज टू प्रोक्रिएट बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, आई होप ये टेबल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं एक्टिविटी जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, एक्टिविटी 7.1। ये क्या बोल रही है? डिसॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। तो हमें 100 ml ऑफ वाटर लेना है, उसमें 10 ग्राम शुगर घोलनी है, उसमें 10 ग्राम शुगर मिलानी है। फिर जो हमारा शुगर सोल्यूशन बना है, उस शुगर सोल्यूशन में से हमें 20 ml लेना है और एक पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्युल्स डालने हैं। एक पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्युल्स डालने हैं। आपने देखा होगा कि मार्केट में हमको ड्राई एक्टिवेटेड ईस्ट मिलती है, तो हमें उसके अंदर एक पिंच वो ड्राई एक्टिवेटेड ईस्ट डालनी है। फिर क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब में हमने शुगर सोल्यूशन डाला है और जो टेस्ट ट्यूब में हमने ईस्ट ग्रैन्युल्स डाले हैं, उसके ऊपर हमें कॉटन प्लग लगा देना है उसके माउथ पे और उसको एक गर्म जगह पे रख देना है। कीप इट इन अ वार्म प्लेस। आफ्टर 1 to 2 hours, 1 से 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा ईस्ट कल्चर है ये फर्मेंट हो गया होगा। अब हमें ईस्ट कल्चर के स्मॉल ड्रॉपलेट्स को लेना है टेस्ट ट्यूब से और उसे डालना है स्लाइड पे और उसे कवर कर देना है यूजिंग द कवर स्लिप। तो हमें एक स्लाइड बनानी है जिसके अंदर जो हमने अभी ईस्ट कल्चर को ग्रो किया है उसको हमें लेना है एक ड्रॉप और स्लाइड पे डाल के कवर स्लिप से कवर कर देना है ताकि उसमें फर्दर कंटामिनेशन ना हो। अब हम इसे ऑब्जर्व करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? जो हमने ये एक्टिविटी करी है जिसके अंदर हमने शुगर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया और ईस्ट के ग्रैन्युल्स को ग्रो कराया और फिर उन ईस्ट के ग्रैन्युल्स को स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या दिखना चाहिए? हमें ईस्ट कल्चर दिखना चाहिए, हमें ईस्ट की ग्रोथ दिखनी चाहिए। तो ईस्ट क्या है? ईस्ट इज अ सिंगल सेल्ड फंगस। सो ईस्ट भी एक टाइप ऑफ फंगस होती है। ईस्ट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इट इज अ सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ईस्ट को जो हमने इस एक्टिविटी में शुगर सोल्यूशन क्यों प्रोवाइड करवाया? शुगर सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड करवाया क्योंकि ईस्ट हमेशा न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट में ग्रो करती है जैसे कि हमारा शुगर सोल्यूशन, एंड इट रिक्वायर कार्बोहाइड्रेट फॉर इट्स ग्रोथ। तो हमने पहले ही हमारे कल्चर में शुगर सोल्यूशन को प्रोवाइड कराया। फिर हमने ग्रोथ कंडीशंस कैसे रखे? हमने ग्रोथ कंडीशंस रखे वार्म कंडीशंस। हमने अभी देखा कि उसने बोला कि टेस्ट ट्यूब को एक वार्म प्लेस पे रखना है। क्यों एक वार्म प्लेस पे रखना है? क्योंकि फंगस को ईस्ट को ग्रो करने के लिए एक वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट स्टेप उसने बोला कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमें कॉटन प्लग लगाना है। वाई कॉटन प्लग? या हम ऐसे भी उसको कवर कर सकते थे, इसीलिए कॉटन प्लग लगाना होता है ताकि जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स है उनका कंटामिनेशन हमारे कल्चर के साथ ना हो। एट द सेम टाइम हमारे कल्चर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहे, इसीलिए हमें कॉटन प्लग लगाना होता है। ओके, सो इट रिक्वायर द एक्सेस टू ऑक्सीजन। तो हमने कॉटन प्लग लगाया जिसकी वजह से ऑक्सीजन तो अंदर आ रही थी और बाहर जा रही थी, बट एट द सेम टाइम और अदर ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उनका कंटामिनेशन नहीं हो रहा था। ओके, सो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें देखने के लिए मिलेगा कि ईस्ट जो है वो रिप्रोड्यूस कर रही है। अब ईस्ट कैसे रिप्रोड्यूस कर रही है ये प्रोसेस हम अपने अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे जिसमें होगा बडिंग। तो ईस्ट क्या करती है? ईस्ट रिप्रोड्यूस वाया बडिंग। तो ईस्ट बडिंग का यूज करती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, जिसके अंदर जब एक फिलामेंट ग्रो कर रहा होता है तो उसके जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स उस पेरेंट सेल से डिटैच हो जाते हैं और एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोक्रिएट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बडिंग का प्रोसेस। और हमें स्लाइड्स में क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें स्लाइड्स में यही बडिंग का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। सो अंडर द माइक्रोस्कोप ईस्ट अपीयर एज ओवल और राउंड स्ट्रक्चर, actively moving and reproducing through the
बडिंग। तो हमें ये सब देखने के लिए मिलेगा कि ईस्ट जो है वो ओवल स्ट्रक्चर की है या राउंड स्ट्रक्चर की है, एक्टिवली मूव कर रही है बिकॉज दे आर लाइव सेल्स, और रिप्रोड्यूस कर रही है वाया द प्रोसेस ऑफ बडिंग। ओके, और बडिंग क्या है? बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम आगे देखेंगे जब हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि बडिंग उसका ही एक टाइप है। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी है वेट अ स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन अ कोल्ड एंड मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। तो हमें एक स्लाइस ऑफ ब्रेड लेनी है, या आप खुद भी अपने घर में करके देख सकते हैं कि आप एक ब्रेड का स्लाइस लीजिए, उसको एक कूल मॉइस्ट और डार्क प्लेस में रख दीजिए। कूल मॉइस्ट और डार्क प्लेस कौन सी हो सकती है? आपका रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? कूल होता है, उसके अंदर मॉइस्चर होता है, और वो डार्क प्लेस होती है। ओके, क्योंकि वहां पे कोई भी सनलाइट नहीं पहुंचती है। अब हमें क्या करना है? ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ स्लाइस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो हमने देखा है काफी बार कि जब हम ब्रेड को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का कुछ पाउडरी स्ट्रक्चर आ जाता है, कुछ पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है। वो पाउडरी सब्सटेंस क्या होता है ग्रीन कलर का? उसे हम बोलते हैं फंगस। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे फंगस में भी मोल्ड्स बुलाते हैं। ओके, तो ये मोल्ड्स ही होते हैं, दीज आर द टाइप ऑफ फंगस, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, और ये हमारी ब्रेड को स्पॉइलेज का काम करते हैं। या जो भी हमारा किसी भी फूड सब्सटेंस का स्पॉइलेज होता है, जब भी कोई फूड हमारा खराब होता है तो उसमें किस तरह की फंगस होती है? उसमें मोल्ड्स बनते हैं। ठीक है, सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ वीक। हमें एक वीक तक ये करना है, और हमें हर दिन उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना है और चेंज को ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि उसके ऊपर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। उसके ऊपर हमें ग्रीन कलर का सब्सटेंस देखने के लिए मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं मोल्ड। और मोल्ड क्या होता है? एक मल्टी सेलुलर फंगस होता है। अभी हमने पहले वाले अपने एक्टिविटी में देखा कि जो फंगस ग्रो हो रही थी वो यूनिसेलुलर फंगस थी, विच इज ईस्ट। बट जब हम ब्रेड को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें मोल्ड्स है, विच इज अ मल्टी सेलुलर फंगस। और वो किसकी बनी हुई होती है? वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर हाइफे की बनी हुई होती है। तो हाइफे क्या होते हैं? हाइफे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जिनके ऊपर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पोर्स या कोनिडियोफोर्स जिन्हें हम बुलाते हैं, ये बर्स्ट होके खूब सारे स्पोर्स को रिलीज करते हैं। अब ये स्पोर्स जाएंगे और आगे और चीजों को स्पॉइल करेंगे। इनका न्यूट्रिएंट सोर्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट सोर्स होता है कोई भी फूड मटेरियल, जैसे कि हमारा ब्रेड हो गया, हमारा कुछ भी फूड मटेरियल। आप चपाती पे भी ट्राई कर सकते हैं, आप फ्रूट्स पे ये ट्राई कर सकते हैं, आप डिफरेंट वेजिटेबल्स पे ये ट्राई कर सकते हैं। ये मोल्ड्स का अपीयरेंस आप किसी भी फूड मटेरियल पे ट्राई कर सकते हैं। सो दे ग्रो अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। सो टेम्परेचर शुड बी कूल एंड मॉइस्चर शुड बी हाई, और जो प्लेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? डार्क होना चाहिए। It can grow on surface with high moisture content such as damp bread slice. तो हमने ब्रेड स्लाइस को डैम्प किस लिए किया था? हमें पूरी तरह उसे गीला नहीं करना है, बट हमें उसे डैम्प करना है, मतलब हल्का मॉइस्चर प्रोवाइड करना है, जिससे कि जो मोल्ड है वो उसको एज अ सबस्ट्रेट, जो हमारा ब्रेड है उसको एक सबस्ट्रेट जैसे यूज करे, जैसे ब्रेड सबस्ट्रेट जैसे यूज करे और उसके ऊपर ग्रो करे। तो ऐसे कुछ तरीके से जो हमारा ब्रेड है वो उसके ऊपर मोल्ड्स का ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलता है। अब जो मोल्ड्स है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? मोल्ड्स रिप्रोड्यूस करते हैं वाया द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। जो हमारे मोल्ड्स होते हैं उसके ऊपर स्पोरेंजिया या कोनिडियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये स्पोरेंजिया और कोनिडियोफोर्स के अंदर स्पोर्स बनते हैं, और जब ये कोनिडियोफोर या स्पोरेंजिया बर्स्ट होता है तो सारे स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं। Under favorable condition, the spores are released into the air and can land on suitable surface to initiate new mold growth. तो अब ये spores burst होंगे और जाएंगे और दूसरे foods को खराब करेंगे। ओके, और दूसरे फूड्स को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेंगे और उस पे ग्रो करेंगे। ये स्पोर्स क्या होते हैं? ये स्पोर्स होते हैं स्मॉल, आप अपने गैमेट्स के जैसे भी इन्हें सोच सकते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि काफी सारे, आपने एक फ्लावर होता है व्हाइट कलर का, उसको आप जब ऐसे फूंक मारते हैं तो उसमें से काफी सारे स्पोर्स रिलीज होते हैं। इसी तरह से एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हमारा मोल्ड्स होता है उसमें से स्पोर्स रिलीज होता है, जो कि उसकी
रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, मतलब वो स्पोर्स अब आगे जाके फंगस को कॉज करेंगे या नए मोल्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमें ऑब्जर्वेशन जब हम करेंगे इसकी फॉर 1 वीक, हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि मोल्ड जो है वो फजी और पाउडरी ग्रोथ का दिख रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट। जो हमने ब्रेड ली है उस पे एक ग्रीन कलर का पाउडर है जो मोल्ड ग्रोथ है। दिस और जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दे कंपोज ऑफ इंटरकनेक्टेड हाइफे। इंटरकनेक्टेड हाइफे में हमारा जो सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करता है उस पे इंटरकनेक्टेड हाइफे होते हैं और उसके ऊपर हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर कोनिडियोफोर प्रेजेंट होता है। सो एंड कोनिडियोस्पोर एंड स्पोरेंजिया मे बी विजिबल ऑन द डिपेंडिंग ऑन द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ओके, तो अब हमें बोल रहा है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वे इन विच ईस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड मोल्ड ग्रो इन द सेकंड केस। तो हमें ये देखना है कि ईस्ट ने पहले केस में कैसे ग्रो किया और मोल्ड ने सेकंड केस में कैसे ग्रो किया। तो हमें सबसे पहला डिफरेंस तो यही पता चला जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा कि ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर है जबकि मोल्ड्स जो है वो मल्टी सेल्युलर है। ओके, तो मोल्ड्स क्या है, मोल्ड्स मल्टी सेल्युलर है, ईस्ट यूनिसेल्युलर है। ईस्ट को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट वार्म कंडीशन की जरूरत होती है, बट मोल्ड्स को ग्रो करने के लिए डार्क मॉइस्ट और कूल कंडीशन की जरूरत होती है। ईस्ट जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है, ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, और जो हमारा मोल्ड्स होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। ओके, so these are the differences that we will observe जब हम उसे under the microscope observe करेंगे। Having discussed the context in which reproductive processes work, let us examine how different organism actually reproduce। तो अब हमने जब देखा कि ये दो ऑर्गेनिज्म कितना अलग अलग रिप्रोडक्शन टाइप शो कर रहे हैं, इसका मतलब और भी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो कौन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को यूज करते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। सो द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो वो जिस तरह से रिप्रोड्यूस करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, वो उनके बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करेगा। बिकॉज सिंपली जो हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट जो हमारे हायर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है वो हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा इसलिए है क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने में जो टाइम है वो कम लगता है और एनर्जी भी कम स्पेंड होती है। बट जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस में काफी टाइम जाता है और काफी ज्यादा एनर्जी स्पेंड होता है। ओके, सो ईस्ट, अब हमने कंपैरिजन क्या किया, ईस्ट जो है वो सिंगल सेल्ड है जबकि जो मोल्ड है वो मल्टी सेल्युलर है। ईस्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है बाय बडिंग, और जो हमारा मल्टी सेल्युलर मोल्ड है वो कैसे रिलीज हो रहा है, वो फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ स्पोर्स कर रहा है। फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ स्पोर्स मैं आपको एक और बार समझाऊं तो ये क्या होता है कि जैसे सबस्ट्रेट है, जैसे ये हमारा ब्रेड है, तो मोल्ड को कोई एक सबस्ट्रेट चाहिए होता है सॉलिड सबस्ट्रेट ग्रो करने के लिए। तो इसमें हमने ब्रेड प्रोवाइड कराया है जिसपे वो फिलामेंट्स ग्रो करेंगे, और ये फिलामेंट्स जो होंगे ये हाइफे बुलाया जाएगा इनको। और इन फिलामेंट्स के ऊपर क्या होगा, इन फिलामेंट्स के ऊपर कोनिडियो या फिर कोनिडियोफोर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। इन कोनिडियोफोर स्पोरेंजिया के अंदर काफी सारे स्पोर्स बनेंगे, और ये स्पोर्स जब रिलीज होंगे कोनिडियोफोर के फटने से और फिर आगे जाके और मोल्ड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, सो ईस्ट ग्रोथ इज टिपिकली ऑब्जर्व्ड इन लिक्विड एनवायरनमेंट। ईस्ट को हमने किस में ग्रो किया था, ईस्ट को हमने ग्रो किया था शुगर सॉल्यूशन में, क्योंकि वो एक लिक्विड एनवायरनमेंट है। बट जो मोल्ड है उसको हमने ग्रो किया ब्रेड स्लाइस पे बिकॉज इट रिक्वायर अ सॉलिड सरफेस। ईस्ट ग्रोथ इज ऑफन एसोसिएटेड विद फर्मेंटेशन प्रोसेस, बट जो मोल्ड है वो हमारे खाने के स्पॉइलेज में या डीकम्पोजिशन में रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, अब हम देखते हैं हमारे मेथड्स, हमारे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट कॉमन प्रोसेस है वो है हमारा फिशन। फिशन जिसे हम हिंदी में विखंडन भी बुलाते हैं। सो फॉर
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो किसके थ्रू डिवाइड करते हैं? वो फिजन के थ्रू डिवाइड करते हैं एंड लीड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल. सो मेनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फिशन हैव बीन ऑब्जर्व्ड. हमारे पास काफी तरह का फिशन के प्रोसेस होते हैं. जैसे हमारे पास बाइनरी फिशन होता है, हमारे पास बाइनरी फिशन में भी हमारे पास 3 टाइप का फिशन होता है: लॉन्गिट्यूडिनल फिशन, ट्रांसवर्स फिशन, और एक जो हमारा अमीबा शो करता है जिसके अंदर वो इरेगुलरली फिशन करता है. इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल फिशन होता है. तो अब हम इन सब तरह के फिशंस को समझेंगे. सो मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान फॉर एग्जांपल हमारा अमीबा क्या करता है, हमारा अमीबा के पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो उस न्यूक्लियस की एक कॉपी बना देता है. अब ये कॉपी बनने से क्या हुआ कि हमारे पास 2 न्यूक्लियस आ गए. विद टाइम क्या होता है, ये जो हमारा अमीबा है इसका साइटोप्लाज्म 2 में डिवाइड होता है, और जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके साथ हमारा न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, और फिर ये नए डॉटर सेल में बन जाता है जिसके अंदर हर एक डॉटर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस आता है और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आता है. ये प्रोसेस है हमारा फिजन का. अब फिजन के अंदर क्या होता है, फिजन में जो हमारा पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल एक्सटिंक्ट हो जाता है, पेरेंट सेल मर जाता है और वो ही कन्वर्ट होता है हमारा डॉटर सेल में. ऐसा नहीं है कि पेरेंट सेल रहेगा और वो डॉटर सेल बनाएगा, नहीं, पेरेंट सेल खुद कन्वर्ट होता है 2 डॉटर सेल में. अब जब हमारे 2 डॉटर सेल बन जाते हैं वो आगे जाके और 2 डॉटर सेल बनाएंगे, और ऐसे ही करके जो हमारा अमीबा है या जो हमारा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या प्रोटोजोआ है वो क्या करेंगे, वो रिप्रोडक्शन करेंगे. दिस इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें एक सेल सिंपली 2 सेल में टूट जा रहा है, सिंपली स्प्लिटिंग इनटू 2 इक्वल हाफ ड्यूरिंग सेल डिवीजन. तो ये हमें किस में देखने के लिए मिलता है? मोस्ट कॉमन एग्जांपल है इसका अमीबा. अमीबा के अंदर जो ये डिवीजन होता है ये किसी भी प्लेन में हो सकता है. किसी भी प्लेन मतलब अमीबा कहीं से भी टूट सकता है. कोई फिक्स प्लेन नहीं है कि अमीबा लॉन्गिट्यूडिनली ही ब्रेक होगा या अमीबा ट्रांसवर्सली ही ब्रेक होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि अमीबा का इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो फिजन क्या हुआ? फिजन हुआ जब एक सेल हमारा 2 सेल में टूटा और उन दोनों सेल के पास एक एक न्यूक्लियस गया और थोड़ा पेरेंट सेल का साइटोप्लाज्म गया. इसको हम बोलते हैं फिजन. फिजन का लिटरल मतलब ही होता है टूटना, क्लीवेज होना. तो क्लीवेज मतलब बीच में से टूटना. तो अब वो चाहे लॉन्गिट्यूडिनली ब्रेक हो, चाहे ट्रांसवर्स ब्रेक हो, चाहे ओब्लिक ब्रेक हो, वो किसी भी प्लेन में टूट सकता है. ओके, सो in amoeba the splitting of the 2 cell during division can take place in any plane. तो ये जो है ये किसी भी प्लेन में हो सकता है. तो अब एक एक्टिविटी देख लेते हैं. एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि हमें अमीबा की परमानेंट स्लाइड को ऑब्जर्व करना है. अमीबा की परमानेंट स्लाइड आपको स्कूल्स में देखने के लिए मिलती है, जो आपको टीचर अमीबा ऑब्जर्व कराता है माइक्रोस्कोप में, वो परमानेंट स्लाइड के थ्रू ऑब्जर्व कराता है. अब हमें क्या करना है, हमें एक और स्लाइड लेनी है जो कि परमानेंट स्लाइड होगी अमीबा की, बट वो स्लाइड स्पेसिफिकली बाइनरी फिजन दिखा रही होगी. बाइनरी मतलब बाइनरी मीन्स 2 और फिजन मीन्स टूटना. तो 2 सेल में टूटना इज बाइनरी फिजन. ठीक है, नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द स्लाइड. तो हमें दोनों स्लाइड्स के ऑब्जर्वेशन को अब कंपेयर करना है. तो कंपैरिजन में हमें क्या पता चलेगा, जो हमने पहली स्लाइड ली थी विच वाज द परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा, और जो हमने दूसरी स्लाइड ली है जिसमें हमें बाइनरी फिजन देखने के लिए मिल रहा है. तो पहली स्लाइड में तो अमीबा जो है वो सिंगल सेल प्रेजेंट होगा, सिर्फ हमें एक अमीबा का सेल दिखेगा. बट जब हम बाइनरी फिजन वाली स्लाइड को देख रहे हैं तो हमें 2 सेल देखने के लिए मिलेंगे. क्यों? क्योंकि वो जो अमीबा पेरेंट सेल था वो 2 सेल में टूट गया. ओके, fission is not the breakdown of 2 slides, it is the breakdown of a cell into
2 डॉटर सेल्स। स्लाइड को नहीं तोड़ना है, सेल को तोड़ना है। ओके, सो सिंगल अमीबा स्लाइड शो 1 इंडिविजुअल। जो फर्स्ट वाली थी उसके अंदर हमें एक ही इंडिविजुअल देखने मिलेगा, बट जो हमारी बाइनरी फिजन वाली स्लाइड थी उसमें हमें 2 सेल्स देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पेरेंट सेल 2 सेल में टूटेगा। एक पेरेंट सेल हमारा 2 पेरेंट सेल में टूटेगा। तो जो बाइनरी फिजन वाली स्लाइड है उसमें हमें 2 डॉटर सेल्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। तो अमीबा की जो सिंगल अमीबा स्लाइड थी उसके अंदर हमें सिंगल ऑर्गेनिज्म दिखेगा इन इट एक्टिव स्टेज, बट जो बाइनरी फिजन वाली स्लाइड थी उसमें हमें रिप्रोडक्टिव स्टेज दिखेगी। क्योंकि अमीबा की रिप्रोडक्टिव स्टेज कौन सी है? अमीबा की रिप्रोडक्टिव स्टेज है बाइनरी फिजन। ओके, और द सिंगल अमीबा स्लाइड फोकसेस ऑन मोर्फोलॉजी एंड बिहेवियर ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो जब हम अकेले अमीबा को देखेंगे तो हम उसके अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है। बट जब हम बर्डिंग वाली स्लाइड को जब हम बाइनरी फिजन वाली स्लाइड को देखेंगे तो हमारा एम्फेसिस किस पे होगा? हमारा एम्फेसिस होगा ऑन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेल डिविजन। तो उसके अंदर हमारा मेन फोकस होगा कि हम रिप्रोडक्शन को ऑब्जर्व करें, सेल डिवीजन कैसे हो रहा है उसको ऑब्जर्व करें। बट जब हम सिंगल अमीबा की परमानेंट स्लाइड देखेंगे तो हमारा ध्यान उसकी मोर्फोलॉजी पर होगा। उसके सेल वॉल कैसी है, उसका न्यूक्लियस कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ये सब हमारा फोकस होगा। सो बोथ स्लाइड में शो सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब पहली स्लाइड में भी हमें अमीबा के अंदर न्यूक्लियस और वैक्यूल दिखेगा और दूसरी में भी हमें न्यूक्लियस और वैक्यूल दिखेगा। बट पहली वाली का फोकस जो होगा वो सिर्फ मोर्फोलॉजी होगा, बट दूसरी वाली का फोकस बाइनरी फिजन को देखना होगा बाय हाईलाइटिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, कि कैसे जो हमारा अमीबा है उसका एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, और कैसे वो अमीबा का जो सेल है वो बीच में फरो, इसको हम बोलते हैं, जो हमारा सेल के बीच में डेप्थ बनता है इसको हम बोलते हैं फरो। तो वो कैसे फरो का फॉर्मेशन करता है, कैसे एक न्यूक्लियस जो है वो डॉटर सेल में सेपरेट होता है, और कैसे उसका साइटोप्लाज्म फाइनली डिवाइड होके 2 डॉटर सेल को बनाता है। ओके, आई होप दिस एक्टिविटी इज नाउ क्लियर। तो कुछ इस तरह से जो अमीबा है वो हमारा बाइनरी फिजन को शो करता है, जिसके अंदर हमारे पास अमीबा का एक सेल है और ये जो हमें बीच में देखने के लिए मिल रहा है ये है उसका न्यूक्लियस। तो अब हमें अगले स्टेप में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और 2 न्यूक्लियस बनाएगा। उसके साथ ही जो हमारा सेल है उसका साइटोप्लाज्म भी 2 में डिवाइड होने लगेगा। जैसे ही उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होगा हमारे पास 2 डॉटर सेल्स आ जाएंगे, जिनमें से एक डॉटर सेल के पास एक न्यूक्लियस होगा और पेरेंट सेल का हाफ ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा, और दूसरी डॉटर सेल पे एक न्यूक्लियस होगा और हाफ ऑफ द साइटोप्लाज्म होगा पेरेंट सेल का। ओके, तो ऐसे जो है वो हमारा बाइनरी फिजन देखने मिलता है अमीबा में। अमीबा किसी भी प्लेन में फिजन कर सकता है, वो लॉन्गिट्यूडिनली, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, किसी भी डायरेक्शन में फिजन को कर सकता है, क्योंकि वो इर्रेगुलर होता है शेप में। बट हमारे पास कुछ ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर जो फिजन होता है वो एक प्लेन डिसाइडेड फिजन होता है। मतलब कि जैसे हमारा सेल है उसके अंदर फिजन या तो लॉन्गिट्यूडिनल होगा, या तो ट्रांसवर्स होगा, या तो ऑब्लिक होगा। तो जो हमारा सेल टाइप है, मतलब कि वो सेल किस टाइप का है, किस शेप का है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा फिजन है वो कौन सा फिजन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है लेशमानिया। लेशमानिया जो होता है वो काला अजर नाम की बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो काला अजर का रिस्पॉन्सिबल एजेंट कौन होता है? वो होता है हमारा लेशमानिया। अब लेशमानिया के अंदर बाइनरी फिजन जो होता है, क्योंकि इसका सेल टाइप लॉन्गिट्यूडिनल है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि इसका जो सेल टाइप है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, तो इसके अंदर जो फिजन होगा वो इसी प्लेन में होगा, वो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन में ही होगा, जिसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड होगा।
अब वो दो में डिवाइड होने के बाद लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करेगा, जिसमें एक डॉटर सेल के पास एक न्यूक्लियस आएगा और दूसरी डॉटर सेल के पास दूसरा न्यूक्लियस आएगा, और हाफ हाफ ऑफ द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द पेरेंट सेल। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल फिशन। सो in some unicellular organism show somewhat more organization in body। तो जैसे अमीबा irregular shaped होता है, ऐसे जरूरी नहीं है कि बाकी सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी irregularly shaped हो, उनकी एक पर्टिकुलर डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की, जैसा कि हमने लेशमानिया में देखा, विच कॉजेज काला अजर, और इसके पास विप लाइक स्ट्रक्चर होता है एट वन एंड ऑफ द सेल। विप क्या होता है? विप होता है छड़ी। ठीक है, तो ये छड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे पास दो फ्लैजिला होते हैं। तो ये विप लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करता है। इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिशर अकर इन अ डिफाइंड ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू दिस स्ट्रक्चर। तो जैसा स्ट्रक्चर होगा वैसे ही डिसाइड होगा कि बाइनरी फिजन कौन से टाइप का होगा। सो दीज आर द 3 मेजर टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। ये आपको आपके बुक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, बट क्योंकि आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, तो हमारे पास होता है इररेगुलर बाइनरी फिजन। इररेगुलर किस में होगा? अमीबा में होगा, जिसके अंदर वो किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक डिफाइंड प्लेन में डिवाइड करे। बट जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन है वो हमें यूग्लिना में देखने के लिए मिलता है या लेशमानिया में देखने के लिए मिलता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही प्लेन विच इज लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन उसमें ही डिवाइड करता है। फिर होता है हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मींस जो हमारा लैटिट्यूड पे बाइनरी फिजन होगा, जैसा कि पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे डुप्लीकेट करेंगे, ऑर्गेनिजम्स अपने डिवाइड होंगे। एक डॉटर सेल में एक सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेल जाएगा और एक डॉटर सेल में एक सेट ऑफ ऑर्गेनेल जाएगा। तो पैरामीशियम में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही हमारा ओब्लिक बाइनरी फिजन होता है, जो हमारा ओब्लिक डायरेक्शन में होता है, वो सीरेशियम में हमें देखने के लिए मिलता है। ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। बाइनरी मीन्स एक सेल का दो सेल में टूट जाना, बाइनरी फिजन। अब ऐसे ही हमारा होता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मींस एक सेल का मल्टीपल सेल्स में टूट जाना। ओके, वो हमें किस में देखने के लिए मिलता है? वो हमें प्लाज्मोडियम में देखने के लिए मिलता है। और प्लाज्मोडियम किसका कॉजेटिव एजेंट है? प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी करता है? प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया। ओके, तो जो हमें मलेरिया होता है वो किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें मल्टीपल फिजन होता है, मतलब जो हमारा एक सेल है उसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। जो आप ये ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ये हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, और ये न्यूक्लियस क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा पेरेंट सेल का साइटोप्लाज्म लेंगे। ये जो आपको येलो में दिख रहा है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है, और ये डॉटर सेल बनाएंगे। अब ये सारे क्या बन गए? डॉटर सेल बन गए। अब जब पैरामीशियम डिवाइड होगा तो काफी सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? मल्टीपल फिजन। ओके, तो अदर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया कॉज कर रहा है प्लाज्मोडियम, डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। Yeast on the other hand can put out small bud that separate and grow further। तो yeast क्या करता है? जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहे हैं? वो मलेरिया के पैरासाइट के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं। मलेरिया पैरासाइट कैसे कर रहा है? मल्टीपल फिजन के थ्रू डिवाइड कर रहा है। और ईस्ट जो कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, वो बडिंग के प्रोसेस के थ्रू डिवाइड कर रहा है। ओके, अब आती है एक और एक्टिविटी जिसके अंदर वो हमें बोल रहा है कलेक्ट वाटर फ्रॉम लेक। तो आप कोई भी लेक में से, आपने देखा होगा कि लेक के अराउंड आपको एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जिसे हम बोलते हैं काई। ठीक है, अब वो काई क्या होती है? वो होती है एल्गे। ओके, वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। तो इसमें हमें यही बोल रहा है कि हमें वाटर जो है वो लेक में से या पॉन्ड में से कलेक्ट करना है,
और जो कि ग्रीन है, और उसमें से फिलामेंटस स्ट्रक्चर को लेना है। अब वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हमें स्लाइड पे डालना है और उस स्लाइड पे ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालनी है एंड कवर इट विद द कवर स्लिप, और उसे हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें डिफरेंट टिश्यू देखने के लिए मिलेंगे स्पाइरोगायरा के फिलामेंट में। स्पाइरोगायरा इज अ टाइप ऑफ एल्गे। ओके, स्पाइरोगायरा क्या है? एक एल्गे की ही टाइप है। तो इसके अंदर हमें एल्गे देखने के लिए मिलेगा। इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो जो आपने स्पाइरोगायरा देखा उसके अंदर वो है तो मल्टी सेल्यूलर, बट उसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी ज्यादा सिंपल है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होने की वजह से वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चूज कर सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी चूज कर सकता है। बट क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनर्जी और टाइम काफी कम लगता है, इसकी वजह से जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिनका सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या चूज करना पसंद करते हैं? वो चूज करना पसंद करते हैं हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट ऐसा नहीं है कि वो खाली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, उनके अंदर कभी कभी जब कंडीशंस डिफर करती हैं तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलता है। स्पाइरोगायरा फॉर एग्जांपल सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। दीज पीसेस और फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। तो स्पाइरोगायरा के अंदर क्या होता है? स्पाइरोगायरा जो होता है वो हमारा वाटर में रहता है, तो वाटर करंट की वजह से उसके फिलामेंट के अंदर ब्रेकेज हो जाती है। उसके फिलामेंट जो है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाते हैं और हर एक फ्रेगमेंट एक नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जैसे एक्ट करने लगता है। इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मींस फ्रेगमेंट्स में टूट जाना। तो स्पाइरोगायरा वाटर करंट की वजह से फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होता है, हर एक फ्रेगमेंट एक नए डॉटर इंडिविजुअल जैसे बिहेव करता है और ग्रो करके फिर से स्पाइरोगायरा बनाता है। सो दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। ओके, can we work out the reason for this based on what we saw in activity 7.4? तो ऐसा नहीं है कि सारे ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि काफी सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उसके अंदर सेल बाय सेल डिवाइड करना आसान नहीं है। उनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड बाय सेल। The reason is that many multicellular organisms we have seen are not simply a random collection of cell. वो simply एक collection of cell नहीं है, बल्कि उनके अंदर cells collect होके different tissues बना रहे हैं, tissues collect होके body बना रहे हैं और body collect होके body organization बना रहे हैं। ये आपने जब आपने क्लास 9th का चैप्टर टिश्यू पढ़ा होगा तो भी आपने पढ़ा होगा कि स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू एज ऑर्गन, एंड ऑर्गन जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है विच देन हैव टू बी प्लेस्ड इन द डिफाइनाइड पोजीशन इन द बॉडी। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना या सेल बाय सेल डिवीजन करना आसान नहीं है। इट वुड बी इम्प्रैक्टिकल। इसीलिए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म नीड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज अ सेक्सुअल टाइप ऑफ reproduction. So a basic strategy used in multicellular organism is that different cell type perform different specialized function. तो different cell क्या कर रहे हैं? different specialized function कर रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक सेल से हम दो सेल में उसको डिवाइड कर दें, क्योंकि हर एक सेल का जो फंक्शन है वो काफी ज्यादा डिफाइंड है। Following this general pattern, reproduction in such organism is also the function of a specific cell type. And how is reproduction to be achieved from a single cell type if organism itself consists of many cell? आपने भी ये कई बार सोचा होगा, अगर आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो, कि जो हमारे सिंगल सेल्ड जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, उनमें इतने ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोमैटिक सेल और हमारे गैमेटिक सेल। तो आपने भी ये सोचा होगा कि खाली एक ही सेल, जैसे फीमेल्स के अंदर एग और मेल्स के अंदर स्पर्म, एक ही सेल जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा क्यों?
क्योंकि सिंगल सेल को हमने डिफाइन किया एक फंक्शन कि आपको क्या करना है। अगर आप गैमेटिक सेल हो तो आपको ग्रो करना है, प्रोलिफरेट करना है और अदर सेल टाइप बनाने हैं। ऐसा फंक्शन हमारे और सोमेटिक सेल्स के पास नहीं होता। दिस फंक्शन इज यूनिक टू अवर गैमेटिक सेल्स। और गैमेटिक सेल्स को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया एक फंक्शन दैट दीज सेल्स आर केपेबल ऑफ ग्रोइंग, दे आर केपेबल ऑफ प्लोरिफरेटिंग एंड मेक अदर सेल टाइप्स। इसी तरह से एक सिंगल सेल, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सिंगल सेल जो है वो पूरे एक नए इंडिविजुअल को प्रोक्रिएट करता है। ओके, फिर आता है हमारा दूसरा प्रोसेस विच इज रीजनरेशन। तो अभी हमने देखा फिजन, फिजन में हमने पढ़ा बाइनरी फिजन होता है और मल्टीपल फिजन होता है। बाइनरी फिजन में भी हमने इरेगुलर फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल फिजन और ट्रांसवर्स फिजन पढ़ा। फिर मल्टीपल फिजन पढ़ा जो हमने पैरामीशियम के अंदर देखा। फिर हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन के बारे में जो हमने स्पाइरोगायरा में देखा। अब हम देख रहे हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन हमें किस में देखने के लिए मिलता है? रीजनरेशन हमें प्लेनेरिया में देखने के लिए मिलता है, हाइड्रा में देखने के लिए मिलता है। बट ये जो ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, हाइड्रा या स्पाइरोगायरा, ये सिर्फ एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करते हैं। दे डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। जैसे कि हाइड्रा जो है वो बर्डिंग भी शो करता है और हाइड्रा जो है वो रीजनरेशन भी शो करता है। डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि कैसी कंडीशन है, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हाइड्रा जो है वो डिसाइड करता है कि उसे बर्डिंग करनी है या उसे रीजनरेशन करता है। सिमिलरली विद प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में भी फिशन भी होता है और रीजनरेशन भी होता है। तो रीजनरेशन पहले तो होता क्या है? रीजनरेशन होता है जब हमारी बॉडी का एक पार्ट कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास हेड है, हमारे पास उसका बॉडी है और टेल है। उसका टेल अगर कट गया तो वो टेल जो है वो एक नए ऑर्गेनिज्म को बना सकती है। तो ये टेल जो है वो ग्रो करेगी, सेल्स बनाएगी और इन सेल्स को डिफाइन करेगी इन द टिश्यू जिसमें हमारे पास बॉडी होगा और जिसमें हमारे पास हेड होगा। So many fully differentiated organism have the ability to give rise to new individual organism from their body part. That is, if individual is somehow cut or broken, अगर कोई individual कट जाता है या broken मतलब टूट जाता है, तो जो टूटा हुआ पार्ट है या जो ब्रोकन, जो कटा हुआ पार्ट है वो एक नए इंडिविजुअल को बना सकता है। इट कैन ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल। इसलिए मैंने बोला कि जो हमारा ऑर्गेनिजम्स है जैसे बर्डिंग हाइड्रा हो गया, वो डिफरेंट मेथड को चूज करते हैं क्योंकि वो हमेशा तो कटिंग पे डिपेंड नहीं रह सकते ना अपनी रिप्रोडक्शन के लिए कि कोई आके कट करेगा तभी वो अपना नया इंडिविजुअल बनाएंगे। नहीं, वो नॉर्मल कंडीशंस में बर्डिंग को शो करते हैं, बट इन केस अगर उसमें कट लगा या वो ब्रोकन हुआ तब भी वो एक नया ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। ओके, तो simple organism like Hydra and Planaria can be cut any number of piece and each piece can grow into complete organism. इसको हम क्या बोल रहे हैं? रीजनरेशन बोल रहे हैं। और रीजनरेशन जो है वो हमारे स्पेशलिस्ट सेल द्वारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रा की बॉडी को कंसिडर करें या प्लेनेरिया की बॉडी को कंसिडर करें तो प्लेनेरिया के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नियोब्लास्ट सेल्स। इन नियोब्लास्ट सेल्स का काम क्या होता है कि अगर कोई भी एक पार्ट कटे तो ये नियोब्लास्ट सेल्स एक सेल्स को प्रोलिफरेट करेंगी, एक सेल्स के ग्रुप को बनाएंगी और उस ग्रुप को डिफाइन करेंगी अदर बॉडी पार्ट्स में। सो दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। ओके, फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल, इस जो सेल का मास बना है, जो सेल का गुच्छा बना है, उससे क्या होगा? उससे डिफरेंट सेल जो है वो वेरियस सेल टाइप और टिश्यू बनाएंगे। मतलब अगर टेल वाला पार्ट टूटा था तो टेल वाला पार्ट और सेल को ग्रो करेगा और उन्हें डिफाइन करेगा अदर बॉडी पार्ट जैसे कि हमारा बॉडी और हेड में।
सो दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस जिसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर सेल का ग्रुप बन रहा है और सेल का ग्रुप डिफरेंट बॉडी पार्ट को डिफाइन कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। ओके, सो रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। तो अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर सोल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है। रीजनरेशन इज द चॉइस ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस अगर वो कट जाता है या वो टूट जाता है तो वो नया इंडिविजुअल बना सकता है। बाकी टाइम वो क्या करेगा, अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे डिपेंड रहेगा। ओके, सो कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है। ये हमारा ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया है जिसके अंदर हमारे पास बॉडी है, हेड है, बॉडी है और टेल है। अगर कोई भी पीस कटता है, हेड अगर कटा या बॉडी अगर बीच में से कटा या टेल कटा, तो वो एक नए ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करके बना सकता है, एक नए ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा सकता है। ओके, फिर आता है अगला प्रोसेस विच इज बडिंग। बडिंग हमें किस में देखने के लिए मिलता है? बडिंग जैसा हमने अपनी एक्टिविटी में देखा, हमें ईस्ट में और हाइड्रा में देखने के लिए मिलता है। सो ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर द रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो बडिंग के अंदर क्या होता है? बडिंग के अंदर एक बड डेवलप होती है। तो जो हमारी मेन पेरेंट बॉडी होती है उसके अंदर एक बड डेवलप होती है। अब जो ये बर्ड होती है ये एक आउट ग्रोथ है, उसकी बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ जैसे प्रेजेंट है। अब ये बर्ड जो है उस पेरेंट बॉडी से डिटैच होगी ड्यू टू रेपिटेटिव सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की वजह से ये बर्ड बनेगी और ये बर्ड जो है वो फुल्ली मैच्योर होगी, डिटैच होगी अपने पेरेंट बॉडी से और एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनाएगी, एक नए इंडिविजुअल को प्रोक्रिएट करेगी। ओके, सो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है। ये है हमारा बडिंग इन हाइड्रा। तो हाइड्रा कुछ ऐसा दिखता है जिसके अंदर एक आउट ग्रोथ देखने के लिए मिलती है जो हमारी रिपीटेटिव सेल डिवीजन से होती है। काफी सारे सेल्स इस जगह पे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे डिवाइड करेंगे, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन शो करेंगे। अब जब डिवीजन होता जाएगा और ये बर्ड मेच्योर हो जाएगी। ठीक है, ये हो गई हमारी मेच्योर बर्ड। अब ये आप देख सकते हैं कि इस बर्ड पे टेंटिकल्स भी आ गए हैं। जो टेंटिकल्स हमारे पेरेंट बॉडी पे थे वो टेंटिकल्स भी आ गए हैं। तो नाउ इट इज फुल्ली मेच्योर। अब ये फुल्ली मेच्योर बर्ड जो है वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होगी और एक नए इंडिविजुअल जैसे एक्ट करेगी। ओके, तो ये थे हमारे सारे प्रोसेस जो भी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा फिशन। फिशन में बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में उसके टाइप पढ़े, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो बाइनरी फिजन करते हैं, जैसे कि हमारा अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लेशमानिया हो गया, यूग्लिना हो गया। ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? बाइनरी फिजन शो कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा मल्टीपल फिजन जो हमें किस में देखने के लिए मिलता है? जो हमें प्लाज्मोडियम में देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हमने देखा फ्रेगमेंटेशन जो हमें स्पाइरोगायरा में देखने के लिए मिलता है, जिसमें जो हमारा वाटर करंट की वजह से स्पाइरोगायरा के फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। स्पाइरोगायरा काफी पीसेस में टूट जाता है और हर एक फ्रेगमेंट, हर एक पीस एक नए इंडिविजुअल जैसे एक्ट करने लगता है और ग्रो करके फुल मैच्योर स्पाइरोगायरा बनाता है। फिर हमने देखा रीजनरेशन जो कि हमें हाइड्रा और प्लेनेरिया में देखने के लिए मिलता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया में रीजनरेशन से कैसे होता है कि जो हमारा बॉडी है उसमें से कोई भी पार्ट अगर कट होगा तो वहां के सेल्स पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। बट दिस इज नॉट द सोल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सिर्फ एक प्रोसेस है। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो और प्रोसेसेस भी करते रहते हैं, बट अगर कंडीशन आती है जिसमें वो कट होते हैं, जिसमें वो ब्रेक होते हैं, तो वो एक नए इंडिविजुअल को बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा बर्डिंग जो हमें हाइड्रा में देखने के लिए मिलती है कि एक बर्ड स्पेसिफिक लोकेशन पे सेल डिवीजन द्वारा रेप्लिकेट करेगी और वो रेप्लिकेशन शो करके सेल डिवीजन करके उस जगह पे मैच्योर बर्ड बनाएगी और मैच्योर बर्ड जो है वो डिटैच होके एक नए इंडिविजुअल जैसे एक्ट करेगी। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सारे प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अच्छे से समझ आए होंगे।
अब हम आगे के प्रोसेस जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है, ये सब हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए, अगली क्लास में भी आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये एग्जाम में काफी बार आपसे 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये आपको काफी ज्यादा मदद करेंगे मार्क्स स्कोर करने में। ओके, थैंक यू सो मच।